हेलो नमस्कार साथियों आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। साथियों, आज हम रीट परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, आज हमारे प्रश्नोत्तरी है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। दिए गए ऑप्शनों में से किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास होता है उसकी विशेषता कौन सा नहीं है। तो साथियों, बढ़ा हुआ संघी प्रभाव, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, अभिरुचि विस्तारण, तीनों किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है, जबकि सामाजिक क्रियाकलाप में कमी ये किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। इसमें सामाजिक गतिविधियां कम हो जाती है, ये विकल्प गलत है, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान सामाजिक गतिविधियां कम होने की बजाय बढ़ती है। किशोर अपनी पहचान और स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की अधिक संभावना रखते हैं। वे साथियों के साथ अधिक समय बिताते हैं, समूह गतिविधियों में भाग लेते हैं और नए सामाजिक वातावरण का पता लगाते हैं। साथियों का बढ़ता प्रभाव, ये किशोरों में सामाजिक विकास की एक विशेषता है। किशोरावस्था के दौरान साथियों के समूह प्रभाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं और किशोर अक्सर अनुमोदन और मार्गदर्शन के लिए अपने साथियों की ओर देखते हैं। यह उनके व्यवहार, रुचियों और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये किशोरावस्था के दौरान एक सामान्य विशेषता है, क्योंकि व्यक्ति रोमांटिक रुचियों को विकसित करना शुरू करते हैं और अपनी यौन पहचान का पता लगाते हैं। हार्मोनल परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता विपरीत लिंग के प्रति बढ़ते आकर्षण में योगदान करते हैं। रुचि का विस्तार, यह किशोरों को अपनी रुचियों का विस्तार करने और नई गतिविधियों और शौक को आजमाने का उल्लेख करता है। वे अपने जुनून और प्रतिभा की खोज करने के लिए विभिन्न विषयों, खेलों, कलाओं और सामाजिक कारणों का पता लगा सकते हैं। किशोरावस्था सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है, जो रिश्तों और सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलावों पर चिन्हित है। इन विशेषताओं को समझने से माता पिता, शिक्षक और परामर्शदाता इस संक्रमणकालीन चरण के दौरान किशोरों का प्रभावी ढंग से समर्थन कर सकते हैं। किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लिंग भेदभाव पूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया? तो साथियों, वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लिंग भेदभाव पूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लिंग भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का 39 अधिनियमित किया गया था। संशोधन के तहत सहदायिक की पुत्री जन्म से ही पुत्र के समान ही सहदायिक बन जाएगी। अब पुत्री को सहदायिक संपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होंगे। ये संशोधन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 को भी निरस्त करता है, जो किसी महिला उत्तराधिकारी को संयुक्त परिवार द्वारा पूर्णतः कब्जे वाले आवास के संबंध में तब तक विभाजन की मांग करने का अधिकार नहीं देता था, जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी अपने अपने हिस्से को विभाजित करने का निर्णय नहीं ले लेते। अधिनियम की धारा 24, जो विधवा को उसके पुनर्विवाह पर उसकी पति की संपत्ति में अधिकार के अधिकार से वंचित करती थी, को निरस्त कर दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय संशोधन लाया गया है, जो सभी राज्य सरकारों पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अभिकथन और कारण दिया गया है। साथियों, अभिकथन हमारा है
अधिसंज्ञान रणनीतियों को पढ़ाने से छात्रों की समस्या सुलझाने के कौशल और स्वनिर्देशित सीखने में काफ़ी सुधार हो सकता है। कारण है, अधिसंज्ञानात्मक केवल ज्ञान के आत्म मूल्यांकन से संबंधित है और इसमें सीखने की रणनीतियों का विनियमन शामिल नहीं है। तो साथियों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो देखिए इसकी डिटेल्ड व्याख्या हम देखते हैं। अधिसंज्ञान का मतलब है कि किसी व्यक्ति की अपनी सोच और सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और विनियमन। इसमें यह समझाना शामिल है कि आप कैसे सोचते हैं और सीखने के कार्यों को आप किस तरह से सक्रिय रूप से प्रबंधित करते हैं। अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियों को पढ़ाने से छात्रों की समस्या समाधान, कौशल और स्वनिर्देशित सीखने में काफ़ी सुधार हो सकता है। यह सच है, योजना बनाना, निगरानी करना और व्यक्ति की विचार प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने जैसी अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियों को सिखाने से छात्रों की समस्या समाधान, कौशल और स्वनिर्देशित सीखने में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। अधिसंज्ञान शिक्षार्थियों को अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक होने में मदद करता है, जिससे वे अपने सीखने पर नियंत्रण रख पाते हैं और जटिल कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए रणनीतियां लागू कर पाते हैं। अधिसंज्ञान केवल ज्ञान के आत्म मूल्यांकन से संबंधित है और इसमें सीखने की रणनीतियों का विनियमन शामिल नहीं है। ये गलत है। अधिसंज्ञान में ज्ञान का स्वमूल्यांकन और सीखने की रणनीतियों का विनियमन दोनों शामिल है। ये सिर्फ स्वमूल्यांकन तक सीमित नहीं है। अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियों में किसी कार्य को किस प्रकार किया जाए इसकी योजना बनाना, उस पर काम करते समय प्रगति की निगरानी करना तथा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार रणनीतियों को समायोजित करना भी शामिल है। इसलिए ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें सीखने की रणनीतियों का विनियमन और अनुकूलन भी शामिल है। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए सत्य हैं और कारण आर असत्य हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कारण पर्यावरणीय कारकों से इतर आनुवंशिक प्रवृत्तियां ही किसी बच्चे की बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व की क्षमता निर्धारित कर सकती है। तो साथियों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सत्य है लेकिन आर असत्य हैं। आनुवंशिकता का तात्पर्य माता पिता से बच्चों को मिलने वाली आनुवंशिक विरासत से है। पर्यावरण में बच्चे को प्रभावित करने वाले सभी बाहरी कारक शामिल होते हैं, जिसमें परिवार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, संस्कृति, शिक्षा और साथियों के साथ संबंध शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण के सिद्धांतों को दर्शाता है? तो साथियों, दिए गए ऑप्शनों में पाठ्यक्रम में छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को महत्व दिया जाता है, स्थिरता के लिए केवल एक शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है, सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, सफलता माप के लिए मानकीकृत परीक्षण पर निर्भर करता है। तो साथियों, इसमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ए और सी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम में छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को महत्व दिया जाता है और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण अधिक समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में छात्रों के सांस्कृतिक अनुभवों, ज्ञान और दृष्टिकोणों को शामिल करने के महत्व पर जोर देता है। 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के स्वरूप में पेशी, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शामिल होते हैं। तो साथियों, भाषाई कौशल इसमें शामिल होते हैं। विकास को आकृति, आकार, स्वास्थ्य या मनोविज्ञान में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा गया है: शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2 से 8 वर्ष की आयु 3 चरणों को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाविष्ट करती है। शैशव अवस्था 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 5 या 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष के बाद।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो साथियों, दिए गए ऑप्शनों में से विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, ये कथन सही है। विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों जैसे व्यक्तित्व में परिवर्तन या अन्य मानसिक और भावनात्मक पहलुओं से है। शास्त्रीय अनुबंधन है। तो साथियों, शास्त्रीय अनुबंधन शास्त्रीयात्मक अधिगम है। शास्त्रीय अनुबंधन एक प्रकार का अधिगम है जिसमें एक तटस्थ उद्दीपक एक उद्दीपन के साथ जुड़ने के बाद एक अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए आती है, जो स्वाभाविक रूप से एक अनुक्रिया उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में दो उद्दीपकों को जोड़ना शामिल है, जहां एक उद्दीपक उदासीन उद्दीपक अन्य उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक द्वारा उत्पन्न अनुक्रिया के समान अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आती है। थैंक यू साथियों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की अगली प्रश्नोत्तरी के साथ। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। राम राम साहब।